नमस्कार। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कीर्ति। इतिहास से अच्छा कोई शिक्षक दूसरा नहीं होता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 26 मार्च को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी, जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण आधुनिक विद्या ललित निबंध के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए जाने वाले कुबेर नाथ राय के बारे में, क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। कुबेरनाथ राय हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण आधुनिक विधा ललित निबंध के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन के विभिन्न पक्षों की पहचान और व्याख्या की है। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक निबंध लिखे हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होते रहे। और साहित्य संस्कृति की दुनिया में काम करने वाले लोगों के बीच में काफी सराहे गए। कुबेरनाथ राय की अब तक 31 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कामधेनु निबंध संग्रह पर ज्ञानपीठ की ओर से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण मूर्ति देवी पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं भारत ही नहीं दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गयीं और उनके विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किए गए। उनके साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा शोधकर्ताओं को शोध उपाधियां भी प्रदान की गईं। अपने निबंधों में आचार्य कुबेरनाथ राय ने बृहत भारत की संकल्पना को मूर्त रूप भी दिया। उन्होंने मन पवन की नौका में बृहत्तर भारत की पहचान की। वह प्राचीन भारत का विस्तार श्याम, जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया तक रेखांकित करते हैं और इसका साक्ष्य विभिन्न वाङ्मय ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रस्तुत होता है। वह तमाम ऐसे द्वीपों के साक्ष्य रखते हैं जहां भारतीयता की छाप है। उनका मानना था कि भारतीयता एक संयुक्त उत्तराधिकार है जिसके रचनाकार आर्यों के अलावा द्रविड़, निषाद और किरात है। उन्होंने भारतीय अवधारणा में नगरीय सभ्यता, कला, शिल्प और भक्ति योग जैसे तत्वों को द्रविड़ों की देन माना है। अपने एक निबंध स्नाना एक सहस्त्र शीर्षा अनुभव में कुबेरनाथ राय लिखते हैं, भोगों में स्नान और विद्याओं में दर्शन शास्त्र, इन दो के प्रति इस जाति का घनघोर प्रेम की सीमा को पार कर गया है। यह जाति प्रत्येक कर्म के पूर्व स्नान करती है और प्रत्येक कर्म के पीछे दार्शनिक युक्ति खोजती है। इस स्नान प्रेम का मूल उद्गम वर्तमान भारतीय जाति की आदि संस्कृति निषाद संस्कृति में है। निषादों की स्नान शैली थी अवगाहन अर्थात नदी का सरोवर में स्नान। द्रविड़ों ने जन्म, मज्जन, मार्जन को स्नानागारों में स्थान दिया और स्नान का रूप अवगाहन से प्रक्षालन हो गया। कुबेरनाथ राय स्थापना देते हैं कि आर्यों की अग्नि उपासना अर्थात यज्ञ का रूपांतर हुआ हवन। निषादों और द्रविड़ों का स्नान प्रेम बना तीर्थ, द्रविड़ों की भाव साधना बनी कीर्तन और भजन और आर्यों की चिंतनशीलता बनी दर्शन। इस प्रकार हवन, तीर्थ, कीर्तन, दर्शन के 4 पहियों पर हिंदू धर्म की बैलगाड़ी चल पड़ी और चलती रहेगी निरंतर। वह मानते थे कि आरण्यक शिल्प और कला संस्कारों में किरातों का मूल है तथा आर्यों के मूल में निषाद। 5 जून 1996 को गाजीपुर में अपने पैतृक आवास पर ही कुबेरनाथ राय का देहावसान हो गया। अभी हम लोगों ने कुबेरनाथ राय के बारे में काफी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महादेवी वर्मा की, जिनका आज ही के दिन यानी 26 मार्च 1907 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रख्यात कावित्री थी। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 26 मार्च 1907 में हुआ था। महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है।
आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता से संसक्ति कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला। विरह को दीप शिखा का गौरव दिया, व्यष्टिमूलक मानवतावादी काव्य के चिंतन को प्रतिष्ठापित किया। महादेवी वर्मा के गीतों का नाद, सौंदर्य, पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। वे हिंदी के भक्त कवियों की रचनाओं और भगवान बुद्ध के चरित्र से अत्यंत प्रभावित थी। उनके गीतों में प्रवाहित करुणा के अनंत स्रोत को इसी कोण से समझा जा सकता है। वेदना और करुणा महादेवी वर्मा के गीतों की मुख्य प्रवृत्ति है। असीम दुख के अभाव में ही महादेवी वर्मा के गीतों का उदय हुआ और अंत दोनों ही होता रहा। जैसे महादेवी वर्मा में एक कविता लिखी थी, जो तुम आ जाते एक बार। महादेवी कावित्री होने के साथ साथ एक विशिष्ट गद्यकार थी। यामा में उनके प्रथम 4 काव्य संग्रह की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ। आधुनिक कवि महादेवी में उनके समस्त काव्य से उन्हीं द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं। आधुनिक कवि महादेवी में उनके समस्त काव्य से उन्हीं द्वारा चुनी गई कविताएं संकलित हैं। कवि के अतिरिक्त वे गद्य लेखिका के रूप में भी पर्याप्त ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। महादेवी जी ने छायावादी गीत लिखे और गीतों के छंदबद्ध में वह पूर्ण दक्ष हैं। उनके स्थलों पर उनकी गीत लोकगीत की लहरियों में तरंगित प्रतीत होती है। उनके गीतों में लय, संगीतात्मकता, नाद, सौंदर्य के दर्शन होते हैं। उनका काव्य विश्व साहित्य की निधि है। महादेवी वर्मा एक सफल रेखा चित्रकार, कावित्री और विचारक है। उन्होंने कई रेखा चित्र लिखे जिनमें नीलकंठ मोर, घीसा, सोना, गौरा आदि काफी प्रसिद्ध हैं। मानव एक श्रेष्ठ प्राणी होने पर भी पशुओं के प्रति उसका व्यवहार सराहनीय नहीं है। उनके द्वारा रचित सोना और गौरा नामक रेखा चित्र में मानव के निष्ठुर व्यवहार पर महादेवी वर्मा ने प्रकाश डाला है। मानव द्वारा इतनी यातना सहकर भी पशु मानव के स्वभाव से अब तक अनजाना है। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित ईला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन भी संभाला। यह इस संस्था का मुख्य पत्र था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्यता मनोनीत हुई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि और 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में शेख सरिया पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक भी प्राप्त हुआ। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार के भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो अभी हम लोगों ने महादेवी वर्मा के बारे में काफी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की, जो आज के दिन यानी कि 1971 से मनाया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के बारे में। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है। भू क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 92वें स्थान पर है, जो इसे सबसे घनी आबादी वाला देश बनाता है। बंगाली बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% हिस्सा बनाते हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक सजातीय राज्यों में एक बनाता है। बांग्लादेश की बड़ी मुस्लिम आबादी इसे तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश बनाती है। बांग्लादेश के संविधान ने इस्लाम को राज्य पंथ के रूप में स्थापित करते हुए बांग्लादेश को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया है। और आज के ही दिन 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था।
दरअसल पाकिस्तान के शासकों द्वारा बंगाल पर कब्जा कर लिया गया था और ईस्ट बंगाल की जगह उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान रख दिया गया था, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और यही कारण था कि पाकिस्तान ईस्ट बंगाल को अपना हिस्सा मानता था। ईस्ट बंगाल के लोगों के सभी वर्गों की मुक्ति के लिए पाकिस्तानी सेना के शासकों के लगातार उत्पीड़न से बचाने के लिए बांग्लादेश युद्ध में भारत ने बांग्लादेश का साथ भी दिया। स्वतंत्रता के लिए युद्ध के 9 महीने में मानव जीवन के मामले में पाकिस्तानी सेना को 3 मिलियन की हानि इस गृह युद्ध में हुई थी। अंत में जीत 16 दिसंबर को एक ही वर्ष में हासिल कर ली गई, जो विजय दिवस के रूप में बांग्लादेश में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन बांग्लादेश में राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। आमतौर पर इस दिन सुबह में आयोजित समारोह के दौरान 31 तोपों की सलामी दी जाती है। मुख्य सड़कों को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों द्वारा एक उचित तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह ढाका के आसपास तथा राष्ट्रीय स्मारकों पर आयोजित किया जाता है। बंगबंधु के नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 25 मार्च 1971 की आधी रात के बाद पाकिस्तान से अपने देश की आजादी की घोषणा की गई। उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही मुक्त युद्ध की शुरुआत भी की गई। अंत में जीत 16 दिसंबर को एक ही वर्ष में हासिल भी कर ली गई, जो विजय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। इन्हें शेख मुजीब के नाम से भी जाना जाता है। 1977 में स्वतंत्रता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या में आयोजित एक समारोह में बांग्लादेश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जाने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। आज के दिन 1552 में गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने थे। 1668 में इंग्लैंड ने बंबई पर अधिकार कर लिया था। 1780 में ब्रिटेन की अखबार ब्रिट गैजेट और संडे मॉनिटर पहली बार रविवार के दिन प्रकाशित हुआ और 1799 में आज के दिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जापा फिलिस्तीन पर कब्जा किया था। 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत आज ही के दिन यानी 26 मार्च को हुई थी। 1973 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 200 साल पुराने इतिहास को तोड़ते हुए पहली बार महिलाओं की भर्ती की थी। 1973 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 200 साल पुराने इतिहास को तोड़ते हुए महिलाओं की जहां एंट्री हुई, उसके बाद 1979 में 30 साल से जारी युद्ध विराम के लिए इजराइल और मिस्र ने शांति समझौते पर हाथ मिलाया। यह समझौता अमेरिका द्वारा कराया गया था। तो आज के लिए इतिहास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए इतिहास के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।